हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड, जॉर्ज पंचम की नाक। बेटा पूर्व क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि मूर्तिकार क्या आइडिया देता है, नाक लगवाने के प्रयास किस तरीके से किए गए, मूर्तिकार ने क्या सलाह दी कि मूर्तिकार ने जैसा कि कहा कि मुझे आप मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए सही पत्थर की खोज करने का वचन दिया। कमेटी को सभापति ने खुश होकर भाषण दे डाला कि भारत में हर चीज़ मिल सकती है, खोज और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मेहनत के फलस्वरूप आने वाले समय में देश खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। फिर मूर्तिकार ने बेटा क्या किया, भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों पर जाकर मूर्तिकार ने जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी वैसा पत्थर की खोज की, लेकिन कहीं भी उसे मूर्ति वाला पत्थर नहीं मिला। ठीक है। फिर उसने लौटकर कहा कि मूर्ति में प्रयोग किया गया पत्थर विदेशी था। यह सुनकर सभापति को क्रोध आ गया और वह मूर्तिकार को धिक्कारते हुए कहने लगा कि जब भारत में सारी विदेशी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि विदेशी दिल दिमाग और रहन सहन भी मौजूद है, तो विदेशी पत्थर जैसी मामूली चीज़ क्यों नहीं मिल सकती। ठीक है। अब मूर्तिकार फिर एक नया सुझाव और देता है। जब ये सुझाव उसका नहीं चल पाया कि मूर्तिकार ने कहा था कि मैं ऐसा पत्थर खुद खोज लूँगा, ठीक है, और वो वैसा पत्थर नहीं खोज पाता, तो मूर्तिकार ने चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ से देखिए अब पेज नंबर 13। मूर्तिकार ने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर यह बात अखबार वालों तक न पहुँचाना। अब मूर्तिकार ने एक नया सुझाव दिया। ठीक है। पहला सुझाव मूर्तिकार ने क्या दिया था कि जिस पत्थर से ये मूर्ति बनी है उस पत्थर को खोज निकालने का। ठीक है। फिर मूर्तिकार ने दूसरा सुझाव क्या दिया कि सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। ठीक है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। देखिए जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने दूसरा सुझाव क्या दिया कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, उन देश में अपने नेताओं की जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनमें से जो नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठेगी उसे लगा देंगे। ठीक है। सबने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन ये काम बड़े होशियारी से होना चाहिए। देखिए सभी को बेहद परेशानी में देखकर फिर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया बेटा, उसने शर्त रखी कि यह बात जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जो सुझाव मैं दे रहा हूँ, ये अखबार तक नहीं पहुँचना चाहिए। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश के नेताओं की मूर्तियों में अगर ठीक समझें तो उनमें से जो सही नाक उतार ली जाए। कुछ असमंजस के बाद मूर्तिकार को यह काम बड़ी होशियारी से सभापति ने करने की इजाज़त दे दी कि ठीक है बेटा। फिर सभापति की आंखों में चमक आई। सबने सबकी तरफ देखा। ठीक है। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, इस काम को बड़ी होशियारी से करना। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, सबने सबकी तरफ, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था।
दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। ठीक है, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये सारे देशभक्त थे। ये सारे सब ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को भी परखा। ठीक है, मूर्तियों को भी देखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्र, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और फिर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा किया। किसके लिए? जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए। ठीक है, लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की कि पूरे हिंदुस्तान की मैं परिक्रमा कराया। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में मैं हर जगह होकर आ गया। ठीक है, लेकिन सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब नाकें बड़ी निकली। देखिए मूर्तिकार ने क्या किया बेटा, जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर मूर्तिकार चल पड़ा है। ठीक है, उसने मुंबई गया, फिर मुंबई से गुजरात, ठीक है, गुजरात से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से मद्रास, मद्रास से पंजाब, पंजाब से उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेशों में पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, लेकिन कहीं भी उसे जो सफलता नहीं मिली। इन सभी नेताओं और महापुरुषों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार हताश और निराश होकर कहाँ गया? वापिस दिल्ली आ गया। ठीक है, सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। अब उसने क्या कहा कि सन 1942 में कुछ बच्चे भी शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियां हैं। शायद बच्चों की भी, इन बड़े बड़े महापुरुषों की तो जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रामकृष्ण गोखले, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, नेहरू जी, महादेव देसाई, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इनकी तो किसी की भी नाक और जॉर्ज पंचम की नाक से सबसे की नाकें बड़ी निकली। अब उसने क्या सुझाव दिया कि सन 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे, ठीक है, उन बच्चों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंच पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए मूर्तिकार ने बच्चों की, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे शहीद हुए थे सन 1942 में, 1942 में, उन बच्चों की भी मूर्तियां लगी हुई थी। उन बच्चों की मूर्तियों पे जो नाक हैं, वो नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़े निकले। अब राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। बात फिर हुक्कामों तक पहुंची। फिर बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में को कौंधा।
देखिए बेटा उसने क्या कहा। देखिए राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति को भी रगड़ रगड़ के नहला धुला के साफ कर दिया गया था। लेकिन नाक का न होना सभी अधिकारियों की परेशानी का कारण बन रहा था। बड़े अधिकारी तक बात पहुंची तो खलबली मच गई। अब मूर्तिकार के दिमाग में एक आश्चर्यजनक विचार आया। उसने बंद कमरे में सुझाव रखा कि भारत के 40 करोड़ लोगों में से, भारत की जो जनसंख्या है, क्या कहा कि भारत के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक जॉर्ज पंचम में लगा दी जाए। कमेटी में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लाने की जिम्मेदारी उसकी थी, केवल उसे इस काम की अनुमति दे दी जाए। मूर्तिकार को इजाज़त दे दी कि जिंदा व्यक्ति की नाक लाने के लिए। अंत में पहरेदारों की तैनाती में देखिए जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगा दी गई। सारे अखबारों में यह समाचार छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगा दी गई है। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन या स्वागत समारोह का कोई समाचार नहीं छपा। सारे अखबार खाली थे। देखिए मूर्तिकार ने लास्ट में क्या सुझाव दिया जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए कि 40 करोड़ जो भारत की जनता है कि एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब चौंक उठा, ठीक है, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। कानाफूसी आपस में धीरे धीरे अधिकारियों ने बातचीत की, ठीक है, और अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था, ठीक है। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ये नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश के कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। देखिए क्या किया कि अंत में क्या किया, एक जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए कितनी मतलब भारत के लिए मतलब वो है कि जिंदा व्यक्ति की नाक एक बुत पर, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक क्या संकेत करता है, ठीक है। लेखक क्या कहते हैं, नाक का अर्थ होता है सम्मान और प्रतिष्ठा। यह बताते हुए लेखक ये संकेत कर रहा है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए
त्याग और बलिदान करने वाले भारतीय नेताओं और बच्चों का सम्मान और प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम जैसे गुलामी और दमन के प्रतीक से कहीं ज्यादा है। देखिए अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अखबारों में जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जिंदा नाक लगाए जाने की खबर को स्पष्ट न छापकर सांकेतिक रूप से प्रकाशित किया। संकेत उन्होंने छापा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। संकेत यही था कि भारत के स्वाभिमान रहित शासकों ने, ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के खातिर भारत की नाक सम्मान को कटवा दिया। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ये बताया गया ना कि उस दिन सिर्फ अखबार में सिर्फ यही एक खबर छपी थी कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई, वो भी, ठीक है, वो भी जिंदा। जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाया जाना सारे देश के लिए एक अपमानजनक कार्य था। इसलिए समाचार पत्रों ने रानी के स्वागत, सम्मान, उनके उद्घाटन आदि का बहिष्कार किया। उन्होंने पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए भारतीय जनता की भावना और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया। इसलिए उस दिन अखबार चुप थे। ठीक है, सिर्फ एक ही खबर उसमें छपी थी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़ना, अपनी बुक से पूरी चैप्टर को रीडिंग लगाना, इस वीडियो को सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।